नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और वक्फ की जमीन के सर्वे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, एमपी के मुख्य सचिव और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरिफ मसूद ने सर्वे पर रोक की मांग उठाई है। उन्होंने सर्वे के नाम पर खाना पूर्ति किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। उनकी माने तो वक्फ की जमीनों के खसरों में वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय लिखा जाना आवश्यक है और इसको सही करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे में इसके संबंध में कोई भी जानकारी दिया जाना सही नहीं है और उन्होंने मुस्लिम संस्थानों से अपील की है कि इस सर्वे को लेकर अपने अपने जिलों में कलेक्टर को आपत्ति दर्ज कराएं। बता दें कि राज्य सरकार ने जेपीसी के निर्देश के बाद वक्फ की संपत्ति के सर्वे के निर्देश दिए थे। जेपीसी को मैंने एक पत्र लिखा और जेपीसी से मांग करी है कि आप पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण करवाएं। जब रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण हो जाए उसके बाद मध्य प्रदेश की वक्फ की संपत्तियों का फिर आप रिपोर्ट लें। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा, जेपीसी के अध्यक्ष को भी लिखा और एक पीआईएल भी ऑलरेडी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज है जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की मांग की गई है। नोटिसेस जारी हो गए। ऐसे नोटिसेस जारी होने के बाद अनन फनन में कोई सी भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे दर्ज करना गलत हो जाएगा और ये जो नुकसान होगा इसका भरपाई फिर कौन करेगा। तो अगर आप वास्तव में वक्फ के हितैषी हैं तो मेरी आपसे दरखास्त है कि पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण कराएं, क्योंकि 83 से 89 के बीच एक पत्र जारी हुआ, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण नहीं हुआ। 90 के बाद जारी हुआ, 90 से आज तक नहीं हुआ। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, एक तरफ वक्फ को लेके कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, राजनीति का भी ये विषय बन गया है और अब आरिफ मसूद इस पूरे मामले में सर्वे रोके जाने की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, वक्फ के मामले को लेकर लगातार सियासत होती हुई आई है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इस पूरे मामले को लेकर गठन हुआ और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। उसके बाद राज्यों को ये निर्देश दिए गए थे जेपीसी की ओर से कि अपने अपने राज्य में सभी जिलों में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उनका भौतिक सत्यापन कराने का काम करें। और बीते दिनों ही मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी करे थे सभी जिला कलेक्टर्स को। लेकिन इस सब के बीच अब कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है और जेपीसी को उन्होंने लेटर लिखा है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी उन्होंने लेटर लिखा है और उसमें यह मांग की गई है कि पहले पूरा रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त कर लें, क्योंकि कई जगहों पर भौतिक सत्यापन के नाम पर सिर्फ खानाफूसी करने का काम किया गया है। कई जगह वक्फ की ऐसी संपत्ति है जो कब्रिस्तान से लगी हुई है या ऐसी संपत्तियां हैं जहां पर दूसरे लोगों के द्वारा जो है वो खेती किसानी करने का जो काम है वो किया जा रहा है, अवैध रूप से कब्जा करने का जो काम है वो किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि आरिफ मसूद की इस पूरी आपत्ति के बाद मध्य प्रदेश का शासन क्या कुछ निर्णय लेता है, प्रशासन क्या निर्णय लेता है, क्या जेपीसी इस मामले में संज्ञान लेकर कुछ नए आदेश जो है वो जारी करती है। क्योंकि सिर्फ आरिफ मसूद ने पत्र लिखने का काम नहीं किया है, बल्कि जितने भी जिलों में अलग अलग मुस्लिम कमेटियां हैं, चाहे वो मस्जिदों की कमेटियां हो, वक्फ की कमेटियां हो या अलग जो समितियां होती हैं कई तरीके की, उनसे भी उन्होंने ये आग्रह किया है कि आप अपने अपने जिला स्तर पर इस पूरे मुद्दे को उठाएं, कलेक्टर से बातचीत करें, मुलाकात करें और जब जो टीमें पहुंच रही है सत्यापन करने के लिए तो उनके साथ आपके प्रतिनिधि भी मौजूद रहने चाहिए ताकि वहां पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी न हो। लिहाजा देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या कोई राजनीतिक दल भी इसमें हस्तक्षेप करता है और मांग की जाती है वक्फ की संपत्तियों को लेकर जो आपत्ति जताई है आरिफ मसूद ने, कांग्रेस पार्टी क्या खुद उसका समर्थन करती है, ये भी इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। करोड़ों रुपए की संपत्ति, सोना, चांदी, नकदी मामले में सौरभ शर्मा और उसके साथियों से ईडी और लोकायुक्त जैसी एजेंसीज ने पूछताछ की और पूछताछ में कई जमीनों के खरीदे और बेचे जाने की बात का खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, आरोपियों की कई कंपनीज में पार्टनरशिप का भी खुलासा हुआ। आपको बता दें कि आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को लोकायुक्त कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। इंदौर में 45 साल के एक दवा व्यापारी अमित चिलावत के बैडमिंटन खेलते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। अभय प्रशाल में वो रोज बैडमिंटन खेलते थे और इस दौरान उनके सीने में तेज दर्द उठा
और वो एक तरफ जाकर बैठ गए। साथियों ने तुरंत उनकी स्थिति को भांपते हुए सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की और इस दौरान कुछ देर के लिए जब वो होश में आए तो तुरंत दोस्तों ने सार्बिट्रेट टैबलेट देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए इसे थूक दिया और इस बीच उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमित चिलावत जैन धर्म के अनुयायी थे और नवकारसी परंपरा का पालन करते थे। इसमें सुबह 8 बजे से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है और इसी धार्मिक आस्था के चलते उन्होंने सार्बिट्रेट टैबलेट को 2 बार मुंह से बाहर निकाल दिया था। अब उनके निधन के बाद परिजनों ने उनकी आंखों और उनकी स्किन को दान कर दिया है। और रीवा में प्राइवेट हॉस्पिटल पर अवैध अबॉर्शन कराने का आरोप लगा। अस्पताल का एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में अबॉर्शन के लिए बातचीत हो रही है और दलाल मोटी रकम की मांग कर रहा है। वीडियो संजीवनी अस्पताल के होने का आरोप है और उधर वायरल वीडियो से संबंध को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने इनकार किया। कहना यह है कि 25 से 30 हजार में अवैध रूप से अबॉर्शन यहाँ कराया जाता है। हम फोन नहीं लगाए ना, कैसे भाई लगाए कहीं चली हो जो वहीं कहीं चली लाओ नहीं है ना कोई नर्सिंग 3 साढ़े 3 महीना का है। कहाँ मास्टर है नहीं लड़की के बाद। और भोपाल में सिटी बस ने एक शख्स को कुचल दिया और गंभीर रूप से जख्मी शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। दरअसल घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जहां पर ये शख्स जिसे चोट आई वो दौड़कर सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वो बस की चपेट में आ गया। शाहजहानाबाद थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और मध्य प्रदेश में अब 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंबल में माधव टाइगर रिजर्व को लेकर कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। वहीं कूनो नेशनल पार्क में चीता शावकों के जन्म पर खुशी जताई गई है और माधव टाइगर रिजर्व के लिए औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट कहा जाता है और मध्य प्रदेश के वातावरण को इन कुदरत के शानदार जीवों के लिए सबसे मुफीद पाया गया अब तक और मध्य प्रदेश के ही वातावरण में इनकी वृद्धि भी हो रही है और जो एक समय पर बाघ विलुप्त प्राय हो चुके थे उन बाघों को बचाए रखना, उनके अस्तित्व को बनाए रखना, ये मध्य प्रदेश में एक बार फिर हुआ और एक बार फिर से उसी का एक और उदाहरण जब माधव टाइगर रिजर्व के लिए औपचारिकताओं को पूरा किया गया। धीरे धीरे करके हमारे अपने सभी क्षेत्रों में हमारे अपने विकास के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। अपना राज्य एक नया टाइगर अभयारण्य भी देने वाला है। हम सब जानते हैं कि हमारा माधव टाइगर अभयारण्य की भी अब काफ़ी हद तक हमारी औपचारिकता पूरी हुई है। ये नवा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हमारे बीच में रहेगा जिसके आधार पर हम अपने चंबल अंचल में वन्य जीवों से समृद्ध ये पूरे अंचल को देखेंगे। पालनपुर कूनो में चीते छोड़े 5 चीते, अब ये भी और सौभाग्य की बात है कि 3 चीतों का जन्म तो हमारे। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वजह से दिल्ली की दुर्दशा हुई है। जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, दिल्ली निश्चित रूप से भाजपा की तरफ बढ़ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है।
यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किए, जनता का दिल जीता है और दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ से लौटने के बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सियासी बयानों को लेकर दो टूक लहजे में कहा कि सनातन राजनीति का अड्डा नहीं है, न ही हिंदुत्व राजनीतिक अड्डा है। महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ को आस्था और भरोसे का अड्डा बताया। देखिए, इतना विशालतम सनातनियों का आस्था का कुंभ लगा, निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है बहुत हृदय विदारक है। रही बात टिप्पणियों की, राजनेता अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातन राजनीतिक अड्डा नहीं है, हिंदुत्व राजनीतिक अड्डा नहीं है, महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है, होने वाली घटना 100 और 100 पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है। भैया, ये तो आस्था का अड्डा है, ये तो भरोसे का अड्डा है, संगम का अड्डा है, विश्वास का अड्डा है। महाकुंभ पे ये कर्नाटक से चोरी हुए लगभग 17 लाख रुपए के जेवरात राजगढ़ के कड़िया गांव से महज 3 दिन में रिकवर कर लिए गए। दरअसल कर्नाटक के विजयपुर में 2 फरवरी को एक शादी समारोह से एक महिला का चोरी हुआ। बैग में करीब 17 लाख रुपए के जेवर थे। आदर्श नगर थाना पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाला तो खुलासा हुआ कि 20 साल का एक शख्स बैग लेकर फरार हुआ है और मोबाइल लोकेशन से पता चला कि राजगढ़ में कड़िया गांव में वो लड़का मौजूद है। कर्नाटक पुलिस ने राजगढ़ पुलिस से संपर्क किया और राजगढ़ की बोड़ा थाना पुलिस कर्नाटक पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों तक पहुंची और गहने रिकवर किए। आदर्श नगर थाने की पुलिस हमारे पास आई थी विजयपुर की, जिसकी 2 तारीख को चोरी हुई थी और उसमें 24 तोले गहनों की चोरी थी। वो टीम हमारे पास आई तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें आदेशित किया और उनके आदेश के मुताबिक मैंने गांव में जाके लोगों से चर्चा की। चर्चा करने के बाद उनके द्वारा इनकी रिकवरी वापस कर दी गई है। 24 तोले सोने की रिकवरी पूरी हो गई है, जो लगभग 17 लाख रुपए की है। और ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की छात्रा से डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने ही छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ के आरोपी कर्मचारी जितेंद्र भदौरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। और ग्वालियर में सीआरपीएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। दरअसल आरोपी कर्मवीर तोमर अपने रिश्तेदार लवेश तोमर के जगह पर एग्जाम देने चला गया था। 2.5 लाख रुपए में वो सॉल्वर बन के परीक्षा देने को तैयार हुआ था, लेकिन फोटोज आई गार्ड पर जब मिसमैच हुए, वो मैच नहीं कर रहे थे, तब खुलासा हुआ और इसके बाद केंद्र प्रभारी ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। खाटीपुर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सुशील, ये परिवार के सदस्य होने के नाते मदद कर रहा था या इसका काम ही यही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस शख्स को पकड़ा गया है उसका ये कहना है कर्मवीर का कि वो अपने भाई, जो रिश्ते का भाई है, बड़ा भाई बता रहा है, वो उसकी जगह परीक्षा देने आया था। लेकिन ये बात भी सामने आई है जांच में कि 2.5 लाख रुपए दिए गए थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब उन बयानों की पुष्टि के लिए जिसका नाम बताया गया है, उस शख्स तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीम रवाना हुई है। और इसके बाद ही जब जिसके स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहा था, क्या वाकई में ये उसका छोटा भाई है या फिर ये सिर्फ सॉल्वर के तौर पर, जो सरनेम एक होने के चक्कर में सॉल्वर के तौर पर 2.5 लाख रुपए लेकर परीक्षा देने बैठा था। किस तरह का क्या और इसमें नेटवर्क हो सकता है, इसकी लिए इससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिसके स्थान पर परीक्षा दे रहा था उस पर भी दबिश देने के लिए ग्वालियर से टीमें रवाना हुई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा मामला है, क्योंकि सीआरपीएफ आरक्षक के पद के लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये परीक्षा थी, जिसमें केंद्र प्रभारी ने जब फोटो मिसमैच पाया इसका अभ्यर्थी का, तब उसे केंद्र अध्यक्ष ने सूचना थाटीपुर थाने को दी। थाटीपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके
कर्मवीर तोमर नाम बता रहा है ये अपना। इसके अलावा जिसके स्थान पर जी। परीक्षा दे रहा था वो लोकेश तोमर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और उमरिया में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। दरअसल नेशनल हाईवे 43 पर 2 ट्रक्स की टक्कर हो गई और बिरसिंहपुर पाली के पास यह हादसा हुआ। 2 महिला और एक युवती की मौत होना बताया जा रहा है। घायल 2 अन्य को हॉस्पिटल भेजा गया इलाज के लिए। और आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 महिलाएं और एक युवती बताई जा रही है। विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। विजेंद्र, कब हुआ ये हादसा और अभी क्या कुछ और जानकारी मिल पाई इसके बारे में? जी देखिए, ये जो दर्दनाक हादसा है ये अभी करीब 1 घंटे पहले का बताया जा रहा है। और ये जो NH 43 है उसमें जो पाली के पास जीरो ढाबा है वहां पे ये घटना हुई है, जिसमें सरोल की तरफ से एक चावल से भरा ट्रक आ रहा था और उमरिया की तरफ से एक फार्चून से भरा हुआ ट्रक जा रहा था। और ये दोनों भिड़े हैं जीरो ढाबा के पास पे, जिसमें 3 जो महिलाएं हैं, 2 उसमें महिलाएं हैं, एक युवती है। उन तीनों की मौके पर मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग वहां मौके पर मौजूद है और जो जाम लग गया था घटना के बाद से उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है और दोनों घायलों का इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सिंगरौली से अगली खबर, जहां करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे और परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर बैढ़न थाना पुलिस मौजूद है। और हरदा के मगरधा रोड पर पटाखा फैक्ट्री में हादसे की आज पहली बरसी है। और पिछले साल आज ही के दिन फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर अभी लापता है। 1 साल बाद भी इलाके में ब्लास्ट से दहशत है और उसके निशान भी हैं। 6 फरवरी को सुबह 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक 3 धमाके हुए थे और इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी जो 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी और ब्लास्ट की वजह से आसपास के मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। कुछ लोग अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं 1 साल हो जाने के बाद भी। वहीं कलेक्टर का कहना यह है कि ब्लास्ट से पीड़ितों की मदद की गई, लेकिन कुछ इस पूरे मामले में 18 करोड़ 23 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाना अभी बाकी बताया जा रहा है। और हादसे के 1 साल बीत जाने के बाद भी केवल 1 करोड़ 95 लाख रुपए ही दिए जा सके हैं। मैं फटाखा फैक्ट्री में काम कर रही थी। पहले धमाका में मुझे और भाग लिया तो वो रास्ता में राड गिर गया, हाथ में टूट गया हाथ काटना पड़ा। और फिर अब बेसहारा हो गई, मैं तो बेसहारा हो गई। अब क्या काम कर पाते हैं? कुछ नहीं काम करती, खाना बनता नहीं। अच्छा ये बताओ कि आपका कितना पैसा मिला आपको? 50,000 का चेक मिले तो। और खर्चा कितना हुआ? खर्चा 5 लाख हो गया। तो मैं मेरा सबसे छोटा बेटा आशीष जो माँ का हाथ छुड़ा के और वापस भाग के मेरे पास आ गया कि पापा जी को लेके आता हूँ। चूँकि मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ तो मैं व्हील चेयर से चलता हूँ, तो मुझे आने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर वो व्हील चेयर धक्का के ला रहा था। इसी बीच तीसरा ब्लास्ट हुआ जिसमें छोटा बेटा आशीष। सरकार ने जो मृतकों को अभी 15-15 लाख रुपए दिए हैं और उसमें भी जो घायल है उनको किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला ही नहीं अभी तक। किसी को 4,000, किसी को 6,000, किसी को 50,000, इस टाइप से ये मिला है। ये मदद क्या नाकाफी जो बिल्कुल है, मृतकों के लिए भी नाकाफी है और घायलों के लिए भी नाकाफी है। 8 जनवरी 2025 को माननीय एनजीटी द्वारा यह कहा गया कि प्रति मृतक 15 लाख की जो राशि है वो शासन 1 हफ्ते के अंदर सभी को वितरित करे, जो कि शासन द्वारा प्रशासन द्वारा इसको पूरा समय सीमा के अंतर्गत दिया गया।
अभी वर्तमान में जो पेशियां चल रही हैं 3 फरवरी को लास्ट पेशी थी, जिसमें कि जो ऑब्जेक्शंस हैं आरोपियों द्वारा जो मुआवजे की राशि के विषय में उस पर सुनवाई हुई। 11 तारीख को उसके विषय में फाइनल हियरिंग है और यह संपूर्ण प्रयास रहेगा कि 11 तारीख की जो पेशी है उसमें हम माननीय एनजीटी से अनुरोध करें कि सभी पीड़ितों को जो 100% मुआवजा राशि आपके आदेश अनुसार दी जानी है वो दी जाए। हरदा फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। फटाका फैक्ट्री में जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जब यहाँ धमाके हुए थे तो फैक्ट्री जो है एक मलबे के रूप में तब्दील हो गई थी। आज भी इसका मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, उसी जगह ये फटाका फैक्ट्री थी। जो फटाका फैक्ट्री का जो मलबा है वो आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर जो सुतली बम के जो रस्सी है वो अभी भी यहाँ पड़ी हुई है मलबे में। जगह जगह यहाँ पर जो है बड़ा एक विस्फोट हुआ था जिसमें 13 लोगों की जानें गई थी। फटाका फैक्ट्री के आसपास जो रिहायशी इलाका आप देख सकते हैं, ये मकान जो उस हादसे की गवाही आज भी दे रहे हैं। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। अगर हम राहत की बात करें तो अभी तक जो इस हादसे में जो 13 जो लोग जिनकी मौत हुई थी उन्हें 15-15 लाख रुपए की राशि जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। अभी भी कई लोग राहत शिविर में रहकर अपने मुआवजा राशि का इंतजार कर रहे हैं। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 10 किलो से अधिक सोने के सिक्के जब्त किए। कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने फ्लाइट AI-138 के जरिए इटली से मिलान से आने वाले करीब 2 कश्मीरी यात्रियों को पकड़ा है और इन यात्रियों की तलाशी में 10 किलो सोने के सिक्के बरामद हुए हैं, जिसकी लगभग कीमत 7 करोड़ 80 लाख के आसपास है और यात्रियों को आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया है। और ग्वालियर हाईकोर्ट ने मिलावट पर सख्ती दिखाते हुए 9 जिलों के कलेक्टर्स और शासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने मिलावट को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे और अब इसको लेकर 9 जिलों के कलेक्टर्स से मिलावट रोकने के उपायों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। हाईकोर्ट ने मिल्क टेस्टिंग मशीन खरीदी की जानकारी के साथ ही फूड टेस्टिंग लैब, चेकिंग पॉइंट्स की भी जानकारी मांगी है। कलेक्टर्स को सारी जानकारी शपथ पत्र पर देनी होगी। और बैतूल से खबर है, जहां अठनेर में एक घर से प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। समुदाय विशेष के शख्स के पास यह प्रतिबंधित मांस मिला था। हिंदू संगठन के साथ लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने तत्काल उस शख्स को हिरासत में लिया। मांस के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। और खबरें आगे भी जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। रायपुर में एक